हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूं फिजिक्स की अगली क्लास लेकर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड इलास्टिसिटी। फिर हम लोग यहीं पर बात करेंगे हुक्स लॉ की, और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आज हीट एंड टेम्परेचर। तो एक बार सभी लोग जुड़ जाएंगे, देन वी विल स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। फिर हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सूरज, सुमित, रोहित, अमन, जन्नत, रीति, तनुजा, संजना, सुमन, जया, सौरभ, प्रत्युष, अजीत, नंदन, अभिषेक, आरिफ, जुबैर। चलिए सभी लोग जुड़ चुके हैं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस यानी जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबल। तो प्रतिबल के बारे में याद रखिएगा, स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी प्रतिबल जो होता है ये क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए स्ट्रेस के अगर हम लोग यूनिट की बात करें, इसका यूनिट जो होगा वही जो प्रेशर का यूनिट होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। और इसका जो वीमा होगा, डायमेंशन होगा ml-1 t-2, ml-1 t-2। ठीक है, तो पहले आप इसे लिखें, फिर हम लोग समझते हैं इसके बारे में। पहले स्ट्रेस और स्ट्रेन को हम लोग देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, पहले आप इसे लिखो, फिर हम लोग चलते हैं इसके आगे। लिख लिया यहां तक सभी ने? ठीक है सर, साउंड ठीक है पर आवाज में थोड़ा झंझनापन है। एक सेकंड रुक जाओ, झंझनापन खत्म करते हैं साउंड का। अब तो नहीं है ना झंझनापन? बीमा को कैसे निकाल सकते हैं बिश्नोई जी? बीमा को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, केजी को कैपिटल एम में बदलते हैं, मीटर को कैपिटल एल में बदलते हैं, और सेकंड को कैपिटल टी में बदल देते हैं। यही होता है बीमा निकालने का। ठीक है, चलो अब देखिए, पहले स्ट्रेस का इतना आप लोग लिख लें, है ना। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रेन की, फिर हम लोग इसके बीच में समझेंगे क्या क्या डिफरेंस है, उसको हम लोग समझते हैं। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन का मतलब होता है विकृति। देखिए इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है आपको, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत सवाल इससे नहीं बनता है। जहां से सवाल बनता था उसको हमने बहुत डिटेल में देखा है ऑलरेडी। स्ट्रेन की बात करते हैं। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, यह
किसी पदार्थ के लंबाई में परिवर्तन तथा मूल लंबाई का अनुपात होता है। ठीक, यानी कि स्ट्रेन बराबर जो होता है, स्ट्रेन यानी विकृति बराबर होता है लंबाई में परिवर्तन बटे मूल लंबाई, लंबाई में परिवर्तन बटे मूल लंबाई। और इसका यूनिट क्या होगा, तो याद रखिएगा इसका कोई यूनिट नहीं होता, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे, इसको आप इंग्लिश में लिख लीजिएगा, चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं सिंपली, आप ऐसे चेंज इन लेंथ को ऐसे डेल्टा एल से डिनोट करते हैं और ओरिजिनल लेंथ को हम ऐसे सिंपल एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं वो मैं अभी आपको कराऊंगा, लेकिन इसके बारे में आप लिख लो कि इट इज द यूनिटलेस, यानी कि यह एक इकाई विहीन और विमा विहीन राशि है। इकाई विहीन तथा विमा विहीन राशि है। इकाई विहीन तथा विमा विहीन राशि है। क्योंकि देखिए कहेंगे सर ऐसा क्यों है, क्योंकि ध्यान से बात को समझेंगे। मान लीजिए कोई हमारे पास एक ऐसे मटेरियल है, कोई मान लीजिए तार है, ठीक है, इसका लंबाई मान लीजिए कि 10 मीटर है, समझो इसका लंबाई कितना है, 10 मीटर है। अब हमने क्या किया, इसको खींचा, खींचने पर क्या देखते हैं, इसकी जो लंबाई है ना, इसकी लंबाई बढ़ के कितनी हो गई, इसकी लंबाई बढ़ के हो गई 12 मीटर हो गई। तो यहां पर आप बताओ ओरिजिनल लेंथ कितना है इसका, 10 मीटर। अब लेंथ में परिवर्तन यानी डेल्टा एल कितना आया इसका, ये बताइए डेल्टा एल कितना आया, तो इसके लंबाई में परिवर्तन कितना हो रहा है, 2 मीटर का। और अगर आपसे पूछ दे कि इसका स्ट्रेन कितना होगा, इसका स्ट्रेन कितना होगा आपका, अगर आपसे पूछ दे कि इसकी विकृति कितनी होगी, समझो विकृति अगर निकालेगा, निकालने के लिए पूछेगा आपसे, तो चेंज इन लेंथ है, इसका कितना लंबाई में परिवर्तन हुआ है, 2 मीटर। मूल लंबाई कितना है, 10 मीटर। मीटर मीटर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि इसका स्ट्रेन कितना आ गया, 0.2 आ गया ना, 0.2 या 1/5। यानी कि ये जो है आप देखो, इसका जो यूनिट था, मीटर भी, ऊपर भी मीटर यूनिट, नीचे भी मीटर यूनिट, क्योंकि लंबाई में परिवर्तन का यूनिट भी मीटर, मूल लंबाई का यूनिट भी मीटर, तो मीटर मीटर क्या हो गया, कट गया। तो इसका जो आपका कोई यूनिट होगा, कोई यूनिट नहीं होगा, ना ही कोई क्या होगा, डायमेंशन होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत इसमें। अब जो आपका यही इसी से संबंधित है क्या, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी को समझने के लिए हमें इस स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में समझना था। स्ट्रेस का मतलब क्या था, किसी भी प्रति एकांक कोई ठोस है, ये ना एक्चुअली जो इलास्टिसिटी जो गुण होता है ना, ये किसका, ठोस का गुण होता है। ठीक है, इलास्टिसिटी या फिर स्ट्रेस स्ट्रेन, ये सब किसके अंदर, ठोस के अंदर मिलता है। ठीक है, तो कोई भी ठोस है उसके ऊपर हम प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो हम उसके ऊपर बल अप्लाई करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं स्ट्रेस, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबल। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो बल अप्लाई किया जाता है, जो बल लगाया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबल बोलते हैं। और उसका यूनिट क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर, और वीमा क्या हो जाता है, ml-1 t-2। हाँ, ठोस का मतलब सॉलिड। और स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन जो होता है ये कि मतलब ये एक्चुअली ये बताता है कि कोई भी पदार्थ जो है उसका लंबाई में परिवर्तन जो है वो, और उसका मूल लंबाई, उसका अनुपात होता है।
ठीक है। अब इससे आता है हमारा क्या, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी या फिर हाँ, प्रेशर। प्रेशर जो होता है वो क्या है, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, है ना, सेम प्रेशर, लेकिन जो ठोस पर जो दाब लगता है ना, वही क्या कहते हैं, उसी को हम लोग एक तरह से स्ट्रेस बोल देते हैं। ठीक है। और देखिए, एक जो आपका होता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता जो होता है, या इसी को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोल देते हैं। प्रत्यास्थता क्या होता है, तो याद रखिएगा, किसी पदार्थ का अपनी मूल अवस्था में वापस आने के गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। यानी कि कोई भी पदार्थ है ना, जैसे मान लीजिए कोई रबड़ लीजिए, डेफिनेटली बिल्कुल स्टील की जो है ना, वो क्या होती है, वो ज्यादा होती है प्रत्यास्थता। अभी हम लिखेंगे, उसके बारे में बताएंगे आपको, है ना। ठीक है। हाँ, लोहे को अगर हीट करके आप लंबा कर देते हैं, उसका लेंथ बढ़ाते हैं, अगर लेंथ में परिवर्तन हो रहा है तो लेंथ बढ़ा, फिर उसको ठंडा करके उसके मूल मतलब ठंडा कर दिया, लेंथ अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो स्ट्रेन है वहां पर। ठीक है। और देखिए, ध्यान से बात को समझिएगा, कोई भी पदार्थ है, उसका जो वापस आने का, जो उसके अपने मूल अवस्था में जो वापस आने का गुण होता है, वही उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी बोलते हैं। जैसे रबड़ है, रबड़ को आप खींचिए, उसको छोड़ दीजिए, वो अपने वापस अपने मूल अवस्था में आ जाएगा। इसी तरह कोई इलास्टिक मटेरियल है ना, स्प्रिंग भी है, स्प्रिंग को आप खींचिए, स्प्रिंग को छुआ, वो अपने वापस मूल अवस्था में आ जाएगा। इसी तरह कोई मान लीजिए रबर से बना हुआ कोई कपड़ा है ना, उसको आप खींचिए तो वो फिर अपने मूल अवस्था में आ जाता है ना। लेकिन रबर की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तन्यता एक अलग चीज है। तन्यता क्या होता है निकिता जी? तन्यता का मतलब होता है कि कोई भी सॉलिड है, कोई भी मेटल है, कोई भी मतलब धातु है, उसको हम खींच करके कितना हम उसकी लंबाई, मतलब हम उसका कितना, उसको हम क्या कर सकते हैं, कितना लंबा तार में बदल सकते हैं, वो है क्या, वो है तन्यता। लेकिन इलास्टिसिटी क्या है? इलास्टिसिटी का मतलब क्या है कि हम कितना, कोई भी वस्तु है उसको हम खींचे, वो अपनी मूल अवस्था में वापस, वो क्या होता है, वो होता है आपका इलास्टिसिटी होता है, प्रत्यास्थता होता है। ठीक है। देखिए ध्यान से समझिएगा, जो आपका इलास्टिसिटी होता है ना, इलास्टिसिटी बराबर क्या होता है, इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला होता है ये होता है स्ट्रेस अपॉन क्या होता है, स्ट्रेन होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है, यानी कि जो इलास्टिसिटी है वो प्रतिबल और उसके किस पर, मूल लंबाई, इस विकृति का क्या होता है, अनुपात होता है। ठीक है। इलास्टिसिटी जो है वो किसका होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का क्या होता है, रेशियो होता है। और इलास्टिसिटी का जो यूनिट होता है ना, इसका भी ऐसा यूनिट जो होता है वही याद रखिएगा, जो कि आपका स्ट्रेस का यूनिट होता है वही होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर। और इसका भी जो वीमा होता है, इसका भी जो डायमेंशन होता है, इसका भी जो वीमा होता है वही होता है एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। ये इसका क्या होता है, वीमा होता है। अब आप देखिए, ठीक, इंग्लिश में लिख लीजिएगा, द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल बाय विच इट वांट्स टू रीगेन इट्स ओरिजिनल state, its original shape, property of any material by which any substance या any material wants to regain its original shape। ठीक है।
बीमा कैसे निकालते हैं रंजन? ऑलरेडी आप यूनिट डायमेंशन वाला चैप्टर जाकर के देखो, मैंने अभी भी बताया। जब भी कहीं पर यूनिट में केजी होता है तो उसको हम कैपिटल एम में कन्वर्ट करते हैं, अगर कहीं मीटर होता है तो उसको कैपिटल एन में कन्वर्ट करते हैं, और कहीं पर सेकंड होता है तो उसको हम कैपिटल टी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? चलिए अब आप देखो, ये जब हम इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन या प्रतिबल बटे विकृति। और ये इसके बाद एक लॉ है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ जैसे समझेंगे तो पूरा ये आपका इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ या इसी को कहता है हुक का नियम। हुक का नियम ये कहता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी प्रतिबल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विकृति के। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और यहीं से आता है आपका, कहता है कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या आता है? कांस्टेंट। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट, यानी ये नियत रहता है। और इसी चीज को क्या कह देते हैं, यहां पर जो आता है इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? इसी चीज को नाम दिया जाता है क्या? इलास्टिसिटी, या फिर इसी को हम लोग बोल देते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कहीं पर अगर आपको ये लिखा मिले ना यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आपको सिंपल समझ जाना है कि वो सिर्फ इलास्टिसिटी की बात कर रहा है ना? अब देखिए ये क्या कहता है कि जैसे हुक्स लॉ क्या कहता है, अगर आप स्ट्रेस किसी चीज का बढ़ाओगे, स्ट्रेस बढ़ाओगे तो उसका स्ट्रेन भी क्या हो जाएगा? उतना ही बढ़ जाएगा। अगर आप किसी चीज का स्ट्रेस घटाओगे तो उसका जो स्ट्रेन होगा ना वो भी क्या हो जाएगा? यानी कि विकृति क्या हो जाएगी? वो भी घट जाएगी। यानी हुक्स लॉ क्या कहता है कि स्ट्रेस अगर आप बढ़ाते हैं तो आपका स्ट्रेन भी बढ़ेगा, यानी कि जितना आप प्रेशर लगाओगे, जितना आप स्ट्रेस लगाओगे, उसके मूल लंबाई में जो परिवर्तन है वो उतना ही बढ़ेगा। यानी उसकी लंबाई में जो परिवर्तन है वो क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। जितना आप कम स्ट्रेस लगाओगे उतना ही उसके लंबाई में जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा? उतना ही कम होगा। ठीक है, क्लियर? ये सिंपल यही बताता है कौन? स्ट्रेस, जो आपका मतलब कौन है? हुक का नियम, हुक्स लॉ। ये कहता है कि आप किसी वस्तु के ऊपर जितना आप स्ट्रेस लगाओगे उसके लंबाई में परिवर्तन जो है ना वो उतना ही अधिक होगा, यानी कि उसका जो स्ट्रेन है वो उतना ही ज्यादा होगा। अगर किसी के ऊपर आप स्ट्रेस कम लगाओगे तो उसके ऊपर क्या होगा? उसकी जो लंबाई में परिवर्तन होगा वो उतना ही कम होगा। यानी कि कोई रबड़ है, सिंपल सी बात है, रबड़ है, आप उसको कम फोर्स लगा करके क्या करिए? खींचिए, तो उसके लेंथ में चेंज जो होगा क्या होगा? कम होगा। ज्यादा फोर्स लगा करके आप खींचिए उसमें तो उसके जो लेंथ में चेंज होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। यही कहता है क्या? हुक्स लॉ। अब क्या साउंड का प्रॉब्लम आ गया? अरे हुक क्या थे? हुक वैज्ञानिक का नाम था। और सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी जो होती है याद रखिएगा रबड़ की मतलब सॉरी स्टील की होती है। स्टील की जो इलास्टिसिटी होती है ना वो सबसे अधिक होती है। नोट में लिख लीजिएगा, स्टील की इलास्टिसिटी रबड़ से भी ज्यादा होती है, सबसे अधिक होती है, रबड़ से भी ज्यादा होती है। ऐसे लिख लीजिएगा, एक पॉइंट और भी लिख लेना, स्टील की इलास्टिसिटी रबड़ से ज्यादा होती है। अब देखिए यहां पर कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। जैसे अगर हम स्टील की बात करते हैं ना, नॉर्मली स्टील या स्टेनलेस स्टील की बात करें अगर हम लोग,
स्टेनलेस स्टील जो बना होता है ना, ये किससे किससे मिलकर बनता है? आयरन, निकल, क्रोमियम, कार्बन प्लस इसमें एक मैग्नीज भी होता है ना। ये सब होता है, इससे मिलकर के आपका स्टेनलेस स्टील बना होता है। स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील लिख लीजिएगा, स्टेनलेस स्टील लिख लेना। और यहां पर हम लोग रबर की बात कर रहे हैं, तो रबर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आप लोग लिख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं। जैसे एक होता है रबर, जो होता है ना, रबर किससे प्राप्त होता है? तो ये लैटेक्स प्लांट से प्राप्त होता है, लैटेक्स प्लांट से प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद याद रख लीजिएगा एक पॉइंट कि प्राकृतिक रबर जो होता है, प्राकृतिक रबर, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो लिख लीजिएगा आइसोप्रीन का बहुलक होता है, आइसोप्रीन का बहुलक होता है। जैसे वैसे जब हम केमिस्ट्री में आएंगे बहुत डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे। नेचुरल रबर मतलब, नेचुरल रबर इज पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। जो कृत्रिम रबर होता है, या जिसे हम लोग सिंथेटिक रबर भी बोलते हैं या आर्टिफिशियल रबर भी बोलते हैं, कृत्रिम रबर किसका बहुलक होता है? ये नियोप्रीन का बहुलक होता है। इंग्लिश में लिख लीजिएगा, आर्टिफिशियल और सिंथेटिक रबर इज पॉलीमर ऑफ नियोप्रीन। ठीक है, और रबर की जब हम बात करते हैं तो याद रखना, रबर का जो वल्कनाइजेशन होता है, यानी रबर को कठोर करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? सल्फर, सल्फर मिलाते हैं रबर को कठोर करने के लिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग बोलते हैं वल्कनाइजेशन, या क्या कहते हैं? वल्कनीकरण। और एक याद रखिएगा, सेंट्रल रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी केंद्रीय रबर अनुसंधान संस्थान, ये किधर है? यह है आपका, याद रखेंगे, केंद्रीय रबर अनुसंधान संस्थान कोट्टायम केरला में है, कोट्टायम केरला में है। ठीक है, साउंड का क्या इशू बार बार हो जा रहा है? यार यहां तो सब ठीक है, पता नहीं क्यों दिक्कत हो रहा है तुम लोगों को, क्या समस्या हो रही है? चला आगे। हाई एंड लो हो रहा है। सल्फर, सल्फर का प्रयोग करते हैं। बहुलक का मतलब क्या होता है ना, जो कि कई छोटे छोटे यूनिट से, छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। जैसे आपने बायो में पढ़ा होगा कि जो स्टार्च है वो ग्लूकोज के छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनता है। जैसे प्रोटीन है वो अमीनो अम्ल के छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनता है। उसी तरह जो आपका प्राकृतिक रबर जो होता है ना, जो कि नेचुरल रबर होता है, वो आइसोप्रीन के छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर बना होता है। उसी तरह जो कृत्रिम रबर होता है वो नियोप्रीन के छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर बना होता है ना। और याद रखिएगा, आपसे कई बार पूछा जाता है कि इलास्टिसिटी, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर टेम्परेचर और इलास्टिसिटी का एक दूसरे से क्या मतलब संबंध है। सिंपल सा सोचिए, अगर आप किसी भी सॉलिड का अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मान लीजिए लोहा है उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, या गोल्ड है उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, या प्लास्टिक है उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, कोई भी चीज है अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो सॉफ्ट होगा कि हार्ड होगा? ये बताइए, वो मुलायम होगा कि कठोर होगा? अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी जो प्रत्यास्थता क्या होगी? कम हो जाएगी, यानी कि वो ज्यादा लचीलापन आ जाएगा उसमें। टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हो जाता है? इलास्टिसिटी जो हो जाती है ना उसकी घट जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हो जाती है? जो इलास्टिसिटी घट जाती है।
और टेम्परेचर कम करने पर क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी आपका बढ़ जाएगा। यानी कि टेम्परेचर और इलास्टिसिटी जो होता है ना, एक दूसरे का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, याद रखिएगा, टेम्परेचर और इलास्टिसिटी जो होता है एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो लिखना है तो आप लिख लीजिएगा। देखिए इलास्टिसिटी, और इसमें इससे ज्यादा आपसे सवाल नहीं पूछेगा, इससे ज्यादा। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं, इलास्टिसिटी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर। बस ये आप लिख लेना, इतना। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जो है हीट एंड टेम्परेचर, है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें हम लोग कई सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह भी देखने वाले हैं। हीट टेम्परेचर जैसे हमारा कंप्लीट होगा, फिर हम लोग बात करेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर की। हीट एंड टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और न्यूमेरिकल भी यहां से बहुत सारा बनता है। हीट एंड टेम्परेचर यानी कि उष्मा एवं तापमान, उष्मा एवं तापमान, मतलब यहां से क्या होता है ना, भर भर के सवाल बनता है आपके पेपर में। क्या क्या सवाल बनता है, जैसे क्वेश्चन क्या बनेगा, नहीं क्वेश्चन यहां से देखो, स्ट्रेस स्ट्रेंस है ना, बहुत कम ही क्वेश्चन बनता है आपका पेपर में, बहुत ज्यादा कम क्वेश्चन बनता है। ठीक है, क्या वाकई में साउंड का इशू है? कि तुम लोग सब झूठ बोल रहा है, यहां पर तो साउंड सही आ रहा है, हम अभी सुन के देखे हैं, एकदम बिल्कुल बढ़िया मक्खन साउंड आ रहा है। तुम लोग पता नहीं काहे साउंड का दिक्कत बोल रहे हो, हैं? चलिए ठीक है, अब हम लोग हीट और टेम्परेचर की बात करते हैं। जैसे हीट और टेम्परेचर से सवाल कैसे बनता है हम लोग आगे देखेंगे। जैसे मान लो कि एक सवाल अगर हम तुम लोगों को दें, एक सवाल हम बेसिक सा अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें, ये बताओ कि 77 फ़ारेनहाइट है। जैसे सवाल क्या बनेगा आपसे, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसको आप कन्वर्ट करिए किसमें, सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करिए। इस तरह का सवाल बहुत बनता है आपका, मतलब चेंज करने वाला जो है ना, मतलब कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना, सेल्सियस को आपका मतलब आपका केल्विन में कन्वर्ट करना, केल्विन को फिर फ़ारेनहाइट में चेंज करना, ये सब सवाल आपसे खूब बनता है। और ये सब ऐसे बताएंगे कि आप देख करके तुरंत आप इसे करोगे, बिना किसी टेंशन के आप सब कराएंगे आपको। और ये चैप्टर भी बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। आपसे यहां से सवाल बनता है हीट कैपेसिटी से, कि हीट कैपेसिटी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट क्या होता है, सेंसिबल हीट क्या होता है, लेटेंट हीट क्या होता है, ये सब आपसे पूछता है। ये सब बहुत आसान है, जब आपको कराएंगे तो आप जैसे हम लिखेंगे आप करके निकाल दोगे यहां से। ठीक है, जैसे अगर हम इसको सिंपल अगर आपको अभी करके दिखाएं तो क्या होता है, एक रिलेशन होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, C/5 इज इक्वल टू क्या होता है, F-32/9। या फिर इसी को हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, है ना, कि F इज इक्वल टू क्या लिख देते हैं, 9/5C प्लस क्या 32। इस रिलेशन को ऐसे भी लिख देते हैं। और जैसे इसको अगर हम कन्वर्ट करें, तो इसको कन्वर्ट करें तो क्या होगा, आपको सेल्सियस में निकालना है, फ़ारेनहाइट दिया है, सिंपल ही कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला आपको पता है ना, आप 1 मिनट में कर लेंगे। पुट करिए यहां पर 77 माइनस कितना 32/9, C/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 45/9, C/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 25।
बहुत आसान है। इस सब में अगर अभी तुम लोगों को समस्या हो रहा है तो एकदम नहीं घबराओ, सब करवा देंगे एकदम। यहां से जो सबसे ज्यादा प्रश्न बनता है, एक तो इससे बन गया, दूसरा आपसे सवाल बन जाता है कहां से, हीट ट्रांसफर से। और आपको सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी करके करवा देंगे, एनटीपीसी में, एएलपी वगैरह में, है ना, रेलवे के जो भी मतलब सीबीटी 1 में जो भी पूछा जाता है जिस तरह का प्रश्न, वो भी आपको इस मतलब डेली हम मतलब 5-10 क्वेश्चन आपको करवाते रहेंगे, तो पूरा क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। याद रखिएगा, ये जो आपका हीट है, अब हमारा सवाल उठता है सबसे पहला, यहां से हीट ट्रांसफर से भी सवाल बनता है कि रेडिएशन क्या है, कंडक्शन क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि द्रव और गैस में हीट ट्रांसफर किस विधि से होगा, द्रव और गैस में हीट ट्रांसफर किस मेथड से होता है, बता सकते हैं किस मेथड से होगा। वैक्यूम में, निर्वात में हीट ट्रांसफर कैसे होता है, हीट ट्रांसफर का सबसे तेज प्रोसेस कौन सा है, कौन सा विधि है जिसमें कि सबसे ज्यादा तेजी से हीट ट्रांसफर होता है। इस तरह का सवाल यहां से खूब बना है आपके पेपर में, हम लोग उसे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला सवाल उठता है, व्हाट इज हीट, उष्मा क्या है, पहले आप ये बताओ, उष्मा क्या है, आप लोग ये बताइए पहले। हाँ जी, व्हाट इज हीट। व्हाट इज हीट। हीट है एनर्जी, ठीक है, हीट इज द एनर्जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए वेरी गुड। हीट इज हॉट, ये भी सही है ना। हाँ, विकिरण जो है सबसे फास्टेस्ट मेथड है हीट ट्रांसफर का, यानी कि उष्मा के संचरण का सबसे तेज विधि है विकिरण या रेडिएशन। और गैस और द्रव में जो हीट ट्रांसफर होता है संवहन के कारण होता है ना, संवहन के कारण। एक बार सवाल पूछा कि माइक्रोवेव ओवन अगर आप लोग देखते होंगे या घर में होगा यूज करते होंगे या रेस्टोरेंट वगैरह में जाते होंगे, देखते हैं वहां पर ओवन होता है। एक बार सवाल पूछा एनटीपीसी में कि जो उसमें जो कांच होता है जो गर्म करने पर नहीं टूटता, कितना भी गर्म करिए वो क्या करता है, टूटेगा नहीं। आखिर उसमें किसका यूज होता है, इसमें कौन से ग्लास का यूज होता है, इस तरह का भी सवाल बनता है। तो ये सब भी आपको करवाएंगे। बहुत बढ़िया प्रियांशु जी, बिल्कुल आपने सही बताया है, बोरोसिलिक, गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। कौन से ग्लास का यूज होता है, बोरोसिलिक। और इसी से याद रखिएगा, एक ना कंपनी भी आता है, आप सुने होंगे, कांच उसका वो सब बनाता है, मतलब बर्तन बनाता है कांच का, बोरोसिल, सुना है आपने। तो बोरोसिल से याद रखिएगा बोरोसिलिक, बोरोसिलिक नामक कांच का यूज होता है उसमें, ठीक है। चलिए खैर, अब हम लोग आते हैं हीट के ऊपर बात करते हैं। यहां तो हमने बस आपको बताया ये हीट क्या, अब हम लोग हीट पर आते हैं प्रॉपर, क्या होता है हीट। हीट यानी उष्मा। उष्मा क्या है, तो सबसे पहले याद रखिएगा यह ऊर्जा का एक रूप है। सर ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये ऊर्जा का एक रूप है, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, कैसे कह सकते हैं आप, समझिए। कोयला, कोयला जलाते हैं, कोल, और कोयला का सबसे अच्छा रूप कौन सा है जी, अंतरसाई। कोयले को जब आप क्या करते हैं, जलाते हैं, तो ये क्या करता है, ये आपका हीट उत्पन्न करता है ना, उष्मा उत्पन्न करता है। यानी कि यहां पर ये कोयले में कौन सी ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है, ये है ना केमिकल एनर्जी है। और कोयला जलाते हैं तो ये रासायनिक ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, उष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। इसी तरह जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, जैसे आप हीटर है, इलेक्ट्रिक हीटर है, समझिएगा हीटर है, हीटर में पता है आपको क्या यूज होता है, नाइक्रोम का कॉइल यूज होता है, निकल और क्रोमियम से बनता है। और जो इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक हीटर है, ये क्या करता है, जैसे इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, ये क्या होता है, यहां पर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है
ये किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है? हीट में। यानी कि यहां पर ये क्या, उष्मीय ऊर्जा प्रदान करना शुरू करता है। ठीक है, और याद रखिएगा जो हीटर का, जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है ना, उसका जो कॉइल होता है वो किससे, नाइक्रोम से बनता है, जिसमें निकल और क्रोमियम यूज होता है। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो आपका हीट है, हीट क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर हीट उत्पन्न क्यों होता है? कोई भी जो है उष्मा, उष्मा जो है क्यों उत्पन्न होती है, इसके पीछे क्या वजह है? तो याद रखिएगा, ऐसा आप मान लीजिए कि कोई लोहा है, लोहे में क्या करते हैं आप, जैसे आप क्या करते हैं, थोड़ा उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तापमान उसका बढ़ाते हैं, तो वो गर्म होने लगता है, हीट हो जाता है, वो गर्म हो जाता है। इसके पीछे क्या कारण होता है? टेम्परेचर अगर हम कम रखते हैं तो वो ठंडा रहता है, लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। वेरी गुड, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं हर्षित। याद रखिएगा क्या होता है ना, जैसे आप किसी पदार्थ को क्या करते हैं, टेम्परेचर जैसे उसका बढ़ाते हैं, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे मतलब आप उसको एनर्जी दोगे ना, ऊर्जा दोगे ना, तो जो पदार्थ का मॉलिक्यूल है ना, उसको ज्यादा एनर्जी मिलेगा, उसको क्या मिलेगा, ज्यादा ऊर्जा मिलेगा, और ज्यादा ऊर्जा मिलेगा तो वो एनर्जाइज हो जाएगा, और जैसे एनर्जाइज होगा ना, तो वो क्या करेगा, वाइब्रेट करने लग जाएगा, मोशन हो जाएगा, उसमें मोशन होने लगेगा। और मोशन जब होगा तो पता है, मोशन के कारण जब भी मान लीजिए ये मॉलिक्यूल, ये आयरन है, इसके अंदर ये मॉलिक्यूल्स है, अभी ये ठंडा स्थिर रहेगा, लेकिन अब क्या कर रहे हैं हम, इसको अब एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, तब क्या होगा, ये जो इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या होने लगेंगे, उनमें वाइब्रेशन होने लगेगा, यानी उनमें मूवमेंट होने लगेगा। और मूवमेंट होने लगेगा तो आपको पता है, मूवमेंट के कारण इसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होने लगेगा। कौन सा काइनेटिक एनर्जी, जो हाफ एम बी स्क्वायर होता है ना। और ये जो काइनेटिक एनर्जी जैसे प्रोड्यूस होगा, तो इस एनर्जी के कारण, इस गतिज ऊर्जा के कारण ये क्या होना शुरू कर देगा, हीट प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। यानी कि उष्मा जो किसी पदार्थ में उत्पन्न होती है, वो क्यों उत्पन्न होती है, याद रखिएगा, हीट, हीट हीट यानी उष्मा किसी पदार्थ के अंदर, किसी पदार्थ में उसके अणुओं के, उसके अणुओं के वाइब्रेशन यानी अणुओं के कंपन या गति, कंपन या गति के कारण मौजूद गतिज ऊर्जा के, गतिज ऊर्जा से उत्पन्न होता है। यानी कि किसी पदार्थ में जो हीट प्रोड्यूस होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि हीट क्यों प्रोड्यूस होता है, हीट किसी पदार्थ में क्यों उत्पन्न होता है, ड्यू टू वाइब्रेशन और मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं की गतिज, अणुओं की गति या अणुओं के कंपन के कारण जो गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसके कारण होता है। ठीक है, तो इंग्लिश में लिख लीजिएगा, हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन और मोशन, वाइब्रेशन और मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट which produces kinetic energy, which produces kinetic energy। बिल्कुल, यानी हीट क्या है, हीट अणुओं के कंपन के कारण या अणुओं की गति के कारण जो उसमें गतिज ऊर्जा है, उसी का क्या है, परिणाम है। ठीक है, बात समझ में आ गई।
इंग्लिश में मैंने बोल दिया है सौरभ जी, है ना, लिख लीजिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई समस्या? मैं फिर से बोल दे रहा हूं, लिख लीजिए। हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन और मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूसेस काइनेटिक एनर्जी, विच प्रोड्यूसेस काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए हीट का एसआई यूनिट जो होता है ना, हीट का जो एसआई यूनिट होता है, जो एनर्जी का एसआई यूनिट होगा वही होता है। हीट का जो एसआई यूनिट होता है ना, वो क्या होता है? वो होता है आपका जूल। क्या होता है? जूल। ठीक है। और जूल को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसी को हम लोग लिखते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी जो वीमा होती है ना, वीमा यानी डायमेंशन, डायमेंशन जो होती है इसकी, वो कितनी होती है? तो वो होती है, याद रखिएगा, ML2T-2। क्या होता है? ML2T-2। और याद रखेंगे जो हीट है, जैसे आपका जूल है, इसका एक यूनिट और भी है, ये सब आपको ऑलरेडी मैंने बता रखा है यूनिट एंड डायमेंशन में। इसका एक यूनिट होता है कैलोरी। कैलोरी भी इसका यूनिट होता है, और इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि एक कैलोरी में कितना जूल होता है। एक कैलोरी बराबर कितना होता है? 4.18 जूल। ये सब आपको ऑलरेडी यूनिट एंड डायमेंशन में बता रखा है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू क्या होता है? 4.18 जूल। या फिर एक जूल में कितना कैलोरी होता है? एक जूल बराबर क्या होता है? 0.24 कैलोरी। ये एनटीपीसी में पूछा गया ये वाला रिलेशन, है ना, एक जूल में कितना कैलोरी होता है। तो उसमें मैक्सिमम बच्चा गलती करके आया था, 4.18 कैलोरी लगा के आ गया था। ठीक है। अब इसके बाद की बात करते हैं, तो हीट को मापा किससे जाता है? तो याद रखिएगा, इसे किससे मेजर करते हैं? तो इसे कैलोरी मीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? कैलोरी मीटर से मापते हैं। और कैलोरी मीटर किससे बनता है? तो याद रखिएगा, कैलोरी मीटर किसका बना होता है? तांबा का बना होता है, कॉपर का बना होता है, कॉपर का बना होता है। कैलोरी मीटर जो होता है किसका बना होता है? कॉपर का बना होता है। ठीक है, क्लियर है? अब मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से, और बहुत अच्छा सवाल है, कई बार आपके डिफरेंट एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो कॉपर है, तांबा है, इसको अगर हम हवा में खुला छोड़ देते हैं, हवा में जो खुला छोड़ देते हैं, तो उसके ऊपर हरा यानी ग्रीन सा उसके ऊपर लेयर जम जाता है, परत जम जाता है। ऐसा किसके कारण होता है? आप लोग ये बताइए, बताइए। फटाफट से लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। अच्छा, कॉपर ऑक्साइड के कारण ऑक्सीडेशन, अरे वो तो ठीक है। देखिए, दो तरह का सवाल बनता है यहां से, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। एक आपसे पूछेगा कि तांबा को अगर हम गर्म करते हैं तो वो काला पड़ जाता है। अगर हम बिल्कुल ईशानी जीरो बिल्कुल सही बताया है, कोरोजन होता है। ठीक, क्या होता है कोरोजन, कैसे होता है, अभी आपको बताते हैं। दो तरह का सवाल बनता है। एक बनता है कि अगर हम तांबा को गर्म करते हैं तो वो गर्म करने पर काला क्यों हो जाता है? वो वहां पर क्या बनता है? CuO। ठीक है, कॉपर का ऑक्साइड बनता है, जिसके कारण क्या होता है? वो आपका गर्म करने पर क्या हो जाता है? काला हो जाता है। कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, जब आप उसे गर्म करेंगे तो वहां पर क्या होगा? उसका रंग काला होगा। लेकिन कॉपर को अगर आप ऐसे छोड़ दोगे ना हवा में, तो उसके ऊपर हरा लेयर जम जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि कॉपर जो है
वहां पर जो हमारे वायु में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड है और पानी है, उसके साथ अभिक्रिया करता है और बनाता है कॉपर का कार्बोनेट CuCO3, और क्या बनाता है, कॉपर का हाइड्रोक्साइड CuOH2। तो हरा रंग जो होता है वो कॉपर कार्बोनेट CuCO3 और CuOH2 इसके कारण होता है। ध्यान से समझिएगा, इस तरह का सवाल आपसे बनता है पेपर। CuCO3 एंड CuOH2 इस दोनों की वजह से क्या होता है, वो हरा होता है। बात समझ में आ गई? अरे हीट को नहीं, वो हीट को नहीं मेजर करते हैं उससे प्रत्युष, वो टेम्परेचर को मेजर करते हैं उससे। टेम्परेचर अलग है, हीट अलग है। टेम्परेचर को मेजर किया जाता है किससे, थर्मामीटर से, जिसमें कि पारा का यूज होता है। टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या है, केल्विन है। इसका एसआई यूनिट क्या है, जूल है। दोनों में फर्क है। टेम्परेचर हमें यह बताता है कि कोई चीज कितना ठंडा है या कोई चीज कितना गर्म है। क्लियर है पॉइंट? आगे चला हम लोग, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि, अगर आपसे सिंपल पूछ दे, कई बार आपसे सवाल पूछ दिया जाता है कि 1 किलो कैलोरी में कितना जूल होगा। बताओ फटाफट, 1 किलो कैलोरी लिख लीजिएगा। 1 किलो कैलोरी बराबर कितना जूल, तो लिख लेना 4186 जूल। ये भी लिख लीजिएगा क्योंकि पूछता है आपसे पेपर में। 1 किलो कैलोरी में कितना जूल होता है, 4186 जूल होता है। अब देखिए, ये जो आपका उष्मा है, उष्मा में एक होता है 1 कैलोरी। उष्मा से आप क्या समझते हैं? अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज 1 कैलोरी हीट, 1 कैलोरी उष्मा का मतलब क्या होता है, समझो। 1 कैलोरी हीट का मतलब क्या होता है, 1 कैलोरी हीट, इसका मतलब क्या है? कई बार पूछता है सवाल आपसे, व्हाट इज 1 कैलोरी हीट, बताइए। व्हाट इज 1 कैलोरी हीट, 1 कैलोरी हीट का मतलब क्या होगा, बताओ आप लोग, बताइए क्या होगा 1 कैलोरी हीट का मतलब। काला पड़ता है कॉपर ऑक्साइड CuO के कारण। देखो, CuO के कारण काला पड़ेगा, इसके कारण काला होता है कॉपर, समझना। और लिख दे रहा हूं यहां पर, इसे केमिस्ट्री में हम लोग बहुत, जब केमिकल रिएक्शन वगैरह पढ़ेंगे ना, बहुत डिटेल में ये सब बताएंगे तुम लोगों को, क्योंकि केमिकल रिएक्शन ना तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों जो है, ये इस दोनों के कारण क्या होता है, हरा होता है। ये 1 लाइनर वाले में लिख लेना, अभी 1 लाइनर वाले में लिख लेना। ठीक है, ठीक है, गुड 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 सौरभ जी, बिल्कुल आपने सही बताया है। 1 कैलोरी उष्मा का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा। 1 ग्राम वाटर, 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जरूरी उष्मा को 1 कैलोरी हीट कहते हैं। इंग्लिश में लिख लीजिएगा, 1 कैलोरी उष्मा कहते हैं। यानी हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। टेम्परेचर मतलब हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। या फिर बाय स्पेसिफिक अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे स्पेसिफिक पूछा जाए तो यहां पर कई बार क्या होता है कि स्पेसिफिक पूछ देगा। याद रखिएगा, 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए
ठीक है, 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, और इसको आप केल्विन में चेंज कर सकते हैं। 273 इसमें जोड़ दीजिए, 273 इसमें जोड़ दीजिए, यानी कि केल्विन में कितना हो जाएगा बताइए। इसी को अगर हम केल्विन में लिखेंगे क्या हो जाएगा, 273 में 14 जोड़ो क्या हो जाएगा, 287 केल्विन से लेकर के 200 मतलब 287.66 लिख लो से 288.66 केल्विन। कहेंगे सर यहां पर आपने 66 क्यों लिखा, क्योंकि 273.16 या 15 के आसपास होता है ना, 15 या 16 के आसपास होता है ये, है ना। 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है ना, ये इसके बराबर होता है, ठीक है। 273.15 या 16 के बराबर होता है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर 15 या 16 आप लिख लीजिएगा, कोई बात नहीं है। समझ में नहीं आया है फिर से समझा देते हैं। देखो 1 ग्राम पानी, 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री आप सेल्सियस बढ़ाइए, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाइए या 1 केल्विन बढ़ाइए, या फिर 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस, या फिर जो इसको ना केल्विन में जब चेंज करना होता है सेल्सियस को, उसमें 273.15 या 16 जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसमें जब आप 273 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 287.66 और वो हो जाएगा 288.66। तो उसमें क्या हो गया, 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जो हमें उष्मा चाहिए होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, 1 कैलोरी उष्मा कहते हैं, 1 कैलोरी हीट कहते हैं। ये बात समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत इसमें। अब इसके आगे का जो कहानी है, इसके आगे का कहानी हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। अगली क्लास जो होगी हीट एंड टेम्परेचर की, काफी इंपॉर्टेंट क्लास होगी, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी हीट एंड टेम्परेचर की, क्योंकि अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिक हीट की, लेटेंट हीट की, है ना, गुप्त उष्मा की, ठीक है, हीट कैपेसिटी की, है ना, और भी कई सारी चीजों की बात करेंगे। कहां पर 36 लिखा है, ये 0.16 या 15 है। ये वन लाइनर तो दे दिया है ना जी ऑलरेडी, अभी तो दिया है लगभग 150, उसको पहले याद करो, बाकी दे देंगे, फिर पेज में देंगे, फिर अगले उसमें 150 दे देंगे, फिर उसी तरह आगे फिर 150 दे देंगे। जूल भी बताएंगे क्या होता है, जूल के बारे में भी बात करेंगे, है ना। अभी जूल के बारे में जानना है, जाकर के एस यूनिट एंड डायमेंशन वाला चैप्टर देखो, वहां पर बताया हुआ है जूल के बारे में, ठीक है। बाईटी पर मेरी क्लास नहीं होती है, मतलब सामान्यतः, ठीक है, नॉर्मली सैटरडे को होती है, लेकिन अभी नहीं होगी, वो होगी एग्जाम के आसपास जो है ना, उस समय होगी। और हीट एंड टेम्परेचर हम बोल रहे हैं, सबको बहुत अच्छे से समझना है, सबको हीट एंड टेम्परेचर। कुछ भी अगर समझ में नहीं आए तो पूछना, ये चैप्टर चलेगा अभी हमारा लगभग 4 क्लास 5 क्लास चलेगा ये चैप्टर हीट एंड टेम्परेचर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहां से स्पेसिफिक हीट से, हीट कैपेसिटी से, लेटेंट हीट से, ये सबसे बहुत न्यूमेरिकल पूछता है आपसे। डेफिनेशन में 36 कहां लिखा है, ये लिखा है 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जरूरी उष्मा को 1 कैलोरी उष्मा कहते हैं। 1 कैलोरी, अरे ये उष्मा है भाई, मेरा राइटिंग भी ना, उष्मा, ठीक है। पीवाईक्यू भी कराएंगे, पहले टॉपिक तो पढ़ लो दीक्षित, पीवाईक्यू भी कराएंगे। हाँ मंडे को क्लास होगा, मंडे को क्लास होगा, कल नहीं होगा, मंडे को होगा क्लास आपका, ठीक है। वन लाइनर कब, 3-4 दिन पहले का लेक्चर देख लेना, उसके पीडीएफ में ना सबसे लास्ट में है वन लाइनर, ठीक है। ठीक है, बाकी चलिए मिलते हैं आपसे हम कल की क्लास में, सॉरी मंडे की क्लास में, इसके आगे के टॉपिक के साथ, है ना। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।